चलिए सभी लोगों को नमस्ते। और हम लोग शुरुआत करेंगे, जैसा कि आपको हम बताए थे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हम आपको यूट्यूब पर कराएंगे। और अभी साढ़े 6 बजे से लेकर के लगातार आपकी क्लासेस चलेगी और इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग प्यार से करेंगे, क्योंकि मेरे भाई आपने देखा कि एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिला, और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस वैसे भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में आने लगा है। इसीलिए आप सभी लोगों को एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस को कम से कम देखना होगा, और कहीं ना कहीं मेरे भाई मार्क्स यहीं से आते हैं। और एक एक क्वेश्चन आपसे अगर बना हुआ रहेगा तो आप अच्छा स्कोर करेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। मेरे भाई आप सभी लोग मेरे भाई मस्त रहिए, बस हम यही कहेंगे मेरे भाई कि बिंदास रहिए, खुश रहिए। बस मेरे भाई टीआरई 3 एग्जाम आपका अगर हो गया और टीआरई 4 के लिए अगर आप मेरे भाई अगर आपके पास समय है तो आप करते रहिए, तैयारी वारी करते रहना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट जब होता है तब उसकी बात अलग होती है। लेकिन अभी मेरे भाई आपको लगातार मेहनत करते रहना है, जिस रिदम में आप लगे हुए थे उसी रिदम में आपको मेहनत आगे भी करते रहना है, जब तक कि आपको फाइनल सफलता नहीं दिख जाता है। दूसरी बात मेरे भाई, जो भी रेलवे के स्टूडेंट होंगे, जितने भी रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट होंगे मेरे भाई, सभी स्टूडेंट को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे भाई एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आप उठा करके देख लीजिए, पता चल जाएगा मेरे भाई पूरे बिहार के एक एक एग्जाम में क्वेश्चन एनसीईआरटी के आते हैं। आप रेलवे का उठा करके देख लीजिए, सबका पैटर्न चेंज हो गया मेरे भाई। इसीलिए जितने भी स्टूडेंट है सबको हम हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं कि मेरे भाई आप अपने अंदर पैसेंस रखिए और कोशिश कीजिए कि कम से कम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कर लें अच्छे तरीके से, कम से कम वो आपको आना चाहिए। बाद बाकी मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं मेरे भाई, अगर कोई बिहार पुलिस या बिहार एसएससी की तैयारी करते होंगे तो मेरे भाई आप सभी लोगों के लिए भी साइंस ये आपको काफी हेल्प करेगा। बस मेरे भाई आप लोगों को हमारे साथ लगातार मेहनत करना है। पिछले क्लास में मेरे भाई यहां तक मैंने कराया था, और आगे क्लास में आज भी हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और आज की क्लास के जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग देखते हैं और करते हैं। यहां पर मेरे भाई क्या क्वेश्चन दे रखा है, तो मेरे भाई एक क्वेश्चन आपके सामने याद रखा है कि उन्नोत्तर दर्पण किसको कहते हैं। एक बात याद रखना मेरे भाई, ये जो उन्नोत्तर दर्पण आपको बोला है ये एक्चुअली में उत्तल दर्पण को कहते हैं। उन्नोत्तर दर्पण किसको कहते हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है कि हम लोग यहां पर उत्तल दर्पण को कहते हैं, और उत्तल दर्पण को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग यहां पर कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। ये बात मेरे भाई आपके जहन में हमेशा रहना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई कि जो उत्तल दर्पण हमारा होता है ये दर्पण है, ये उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो ये डाइवर्जिंग मिरर भी हमारा कहलाता है। इसको हम लोग कौन सा मिरर कहेंगे मेरे भाई, तो डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। एक्चुअली में इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहेंगे, और साथ ही साथ मेरे भाई डाइवर्जिंग मिरर का अगर हिंदी हम लोग जानना चाहते हैं तो इसको हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। इसको हम लोग कौन सा दर्पण कहेंगे मेरे भाई, तो अपसारी दर्पण कहते हैं। ये सारी बातें आपको एकदम समझ में आना चाहिए। दूसरी बात मेरे भाई, क्वेश्चन तो अपने आप बन जाता है बशर्ते कि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कह रहा है कि उन्नोत्तर दर्पण के सामने एक सीधी वस्तु का प्रतिबिंब की बात कर रहा है मेरे भाई। एक वस्तु है जो कि सीधी वस्तु है, उसके प्रतिबिंब की बात कर रहा है, और हमेशा कैसा बनेगा ये आपसे जानना चाहता है। तो मेरे भाई आप सभी लोग बता दीजिए, ये सारे चीज हम आपको कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसके सामने रखी एक सीधी वस्तु का प्रतिबिंब अगर आपको देखना होगा तो वो प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, लेकिन होगा तो होगा, लेकिन हमेशा टर्म यूज कर लिया है मेरे भाई। और हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट मेरे भाई हम अपने कंसेप्ट पे चलेंगे और अपने कंसेप्ट को सोच करके ही आंसर करेंगे। तो मेरे भाई जो उत्तल दर्पण हमारा होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, तो कहेंगे हमेशा ही सोचेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमेशा कैसा होगा तो मेरे भाई हम कहेंगे यहां पर हमेशा ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दोनों में कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको एक एक टर्म मेरे भाई क्लियर होना चाहिए। तो ये हमेशा आपको क्या बनेगा, तो कहेंगे हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और दूसरी बात याद रखना मेरे भाई कि हमेशा ही कैसा बनेगा, तो कहेंगे हमेशा ही आपको छोटा आकार का दिखेगा। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है, इसी में मेरे भाई आप इसको भी सटा लीजिए कि ये कैसा प्रतिबिंब देगा, तो कहेंगे काल्पनिक है। काल्पनिक होगा तो मेरे भाई ये सीधा प्रतिबिंब देता है। काल्पनिक होगा तो कैसा होगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा सीधे प्रतिबिंब का ये निर्माण करता है। ये भी बात मेरे भाई आपको नहीं भूलना है। मैं बार बार कहता हूं कि सिल्ली मिस्टेक मेरे भाई ऐसा ही होता है, एक एक चीज अगर पढ़ा हुआ रहेगा तो नहीं होगा। तो लेकिन मेरे भाई एक एक चीज की क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण बोलेगा तो इतना बात बोलना है, और दूसरी बात आपको यह भी बोलना है मेरे भाई कि यह हमेशा छोटा प्रतिबिंब देता है। हमेशा कैसा प्रतिबिंब का निर्माण करेगा मेरे भाई, तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। हमेशा का मतलब हमेशा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हमेशा ही छोटा प्रतिबिंब यह बनाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि अगर उत्तल दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो उत्तल दर्पण हमारा कैसा होता है, तो कहेंगे उत्तल दर्पण हमारा कुछ ऐसा होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। ये दर्पण जो आप देख रहे होंगे मेरे भाई, इस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। और यहां पर इसके बीचों बीच जो लाइन हमारा जाता है इसको प्रधान अक्ष कहते हैं।
इसके बीच इसके बीचों बीच जो लाइन गया मेरे भाई, इसको प्रधान अक्ष कहेंगे। और जहां पे कट करता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, तो इसको हम लोग यहां पर पोल कह देते हैं मेरे भाई। और दूसरी बात याद रखना है, क्योंकि दर्पण ऐसे बना हुआ, कर्व हमारा आगे की तरफ है, तो हम कहेंगे सर हमारा सेंटर की तरफ होगा, कहेंगे इधर की ओर होगा। और पोल और सेंटर के बीच में क्या होता है, कहेंगे मुख्य फोकस होता है। ये बात आपको एकदम याद रहना चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि साइन कन्वेंशन भी इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और साइन कन्वेंशन में अगर किसी को परेशानी है तो आप अपना साइन कन्वेंशन को दूर कर लीजिए और आप कहिएगा मेरे भाई कि नंबर सिस्टम आप पढ़ते होंगे, इसको ऑरिजिन मानते हैं। जिस तरह से इस बिंदु को आप ऑरिजिन मानते हैं उस तरह से यहां पर पोल मापना, क्योंकि मेरे भाई कोई भी दूरी हम लोग ध्रुव से मापते हैं, पोल से मापते हैं। अगर मेरे भाई इस पोल से अगर हम लोग इधर की तरफ जाएंगे तो हम कहेंगे यहां पर कोई भी मान हमारा पॉजिटिव होगा, और इधर की तरफ जाएंगे तो कोई भी मान हमारा नेगेटिव होगा। ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा, नीचे जाएंगे तो माइनस होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसको लेफ्ट साइड कहेंगे, इसको राइट साइड कहेंगे। ये मेरे भाई कैसा साइड है, तो कहेंगे इसको हम लोग यहां पर लेफ्ट साइड की बात करेंगे, और पोल से इधर वाले साइड को हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, तो यहां पर हम लोग इसको राइट साइड कहते हैं। तो मेरे भाई लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारा डिसाइड हो गया। लेफ्ट साइड में कुछ भी चीज होगा नेगेटिव होगा, राइट साइड में कुछ भी चीज होगा हमारा पॉजिटिव होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप बनाने के लिए जाओगे मेरे भाई तो आप आसानी से बना लोगे। ये कैसा प्रतिबिंब देगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे काल्पनिक आभासी के साथ सीधा देगा। तो मेरे भाई वस्तु के साथ बड़ा नहीं दे सकता है, हम कहेंगे वस्तु से छोटा देगा, और वस्तु के साथ छोटा भी होगा, सीधा भी होगा, काल्पनिक भी होगा। यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहां पे राइट हो गए। तो मेरे भाई आप देख पा रहे होंगे कि एक एक क्वेश्चंस मेरे भाई आपके यहां से बनते हैं। दूसरी बात एक चीज और ध्यान में रखना है कि उत्तल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब मेरे भाई दो ही होता है। इस बात को याद रखना, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमारा दो ही केस इसमें बनते हैं। इसमें कितने केसेस बनेंगे मेरे भाई, तो इसमें 2 केस बनता है। इसमें कितने केस बनेंगे तो आपको याद रखने के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, इसमें 2 ही केस बनेंगे। और 2 केस की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों के दोनों केस में काल्पनिक प्रतिबिंब देगा। इस बात को आप ध्यान रखना। तो 2 केस कौन कौन सा होगा, अगर मेरे भाई उत्तल दर्पण के सामने सर मैंने टीआरई 4 क्लास 9 to 10th महाभारत बैच मैथ बाय है, उस पर अमरजीत सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें लगभग 20 वीडियो डिलीट हो गई है। क्या करें, आप लोग वीडियो डिलीट कर देते हैं। अरे मेरे भाई हम क्यों वीडियो डिलीट करेंगे, बताओ। मेरे हाथ में, हमको कंप्यूटर चलाना आता है कि हम वीडियो डिलीट कर देंगे? ये बताओ। मेरे हाथ में सिर्फ पेन, हमको पेन चलाना आता है, हमको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, हमको माउस भी चलाना नहीं आता है। हम तुम्हारा वीडियो क्यों डिलीट कर देंगे अंशुमन कुमार जी, ये बताओ। तो मेरे भाई ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ मुरली भाई कंटिन्यू, हाँ बिल्कुल तैयारी तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। जब तक, जिस दिन आपको नौकरी मिल जाएगी उस दिन तैयारी करना छोड़िएगा। इसमें ऐसे इंसान होंगे, बहुत सारे ऐसे इंसान होंगे, उसको तो लगता होगा कि हम तोप हैं। आपका अगर 100 नंबर भी अगर आ गया है ना, तब भी अगर आप सोच रहे होंगे कि हम बैठे हुए हैं, हम आराम से छोड़ देंगे पढ़ाई, ये आपकी मूर्खता है। हम तो ये कहेंगे मेरे भाई कि लगातार जिस दिन आपका रिजल्ट फाइनली लिस्ट में चढ़ नहीं जाता है तब तक आप लगातार मेहनत कीजिए, और मेहनत करिएगा तभी सफलता मिलेगी। और मेहनत कभी बेकार नहीं जाता, एक एक चीज आगे चल करके भी आपको काम आएगा मेरे भाई। और सभी लोग लाइव हैं, इतने लोग लाइव हैं, लेकिन सेशन को लाइक, हमारे जितने भी भाई लाइव हैं, लेकिन कभी इतने सारे भाई लाइव हैं लेकिन किसी ने लाइक नहीं किया है। आप सभी लोग सेशन को लाइक भी करिए, और फिर आगे क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हाँ सर, वीडियो डिलीट तो क्या करें, वीडियो डिलीट हो गया, आप कॉल करिए, हमारा जो इंक्वायरी नंबर है उस पर आप कॉल करिए, ठीक है। देखिए एक मैसेज आपको आया है टेक्निकल टीम के द्वारा, और उन टेक्निकल टीम का कहना है कि वर्णवाल जी आप का टीआरई 4 मैथ का क्लास शुरू से चलेगा, न्यू से पढ़ाएंगे सर फिर से। अच्छा, इसीलिए डिलीट हो गया होगा कि चूंकि वो फिर से आपको दोबारा से कराएंगे, इसलिए वो डिलीट हो गया होगा, ये और कोई बात नहीं है, ठीक है। अब प्रोवाइड, अच्छा पीडीएफ नहीं गया होगा, अच्छा बोल देते हैं पीडीएफ, कल बोले थे लेकिन पीडीएफ अगर नहीं गया होगा तो आज आपके पास चला जाएगा। मुरली भाई चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई। श्रुति जी सभी लोगों को नमस्ते, और हम लोग शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग कर लिए, आगे चलते हैं। अगला ये सब सोचबो नहीं करेंगे, ये सब यहां पर सोचेंगे भी नहीं, ऑप्शंस को ऐसे ही छाड़ देंगे मेरे भाई। इतने रफ्तार में आपकी तैयारी होनी चाहिए कि एक एक क्वेश्चन लगे कि आपसे बन जाए, तुरंत दिखे और आप बना दीजिए। अगला क्वेश्चन मेरे भाई बता दीजिए, अगला क्वेश्चन का आंसर हम आपके क्वेश्चन का इंतजार करेंगे, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर करके पाते हैं, बता पाते हैं। सोनाली जी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गए। अलग तो नहीं लेना पड़ेगा, क्या अलग लेना नहीं,
मेरे भाई जिसका भी बैच टीआरई 4 का होगा उनको अलग लेने की जरूरत नहीं है, जिनका भी बैच टीआरई 3 का होगा उनका डिलीट हो सकता है, क्योंकि टीआरई 3 का जितना दिन का कोर्स था वो खत्म हो गया। अब पूरी तरीके से रिफ्रेश हो गया है ऐप और उसमें टीआरई 4 के ही मैक्सिमम बैचेज आपको दिखेंगे। जो भी बैचेज होंगे मेरे भाई टीआरई 4 के ही होंगे। सर कोई ऑफलाइन क्लास करता है इसमें कोई, तो बताओ। ऑफलाइन भी क्लासेस हमारे यहाँ चलती है, अरे सब तरह की क्लासेस चलती है, इसलिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेलवे वाले भाई स्टूडेंट कर सकते हैं मेरे भाई, साइंस में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर करना है आप जुड़िए मेरे भाई, बेहतरीन तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। इसलिए रेलवे वाले स्टूडेंट भी निराश नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी सेवा में हम फिर से तैयार हो चुके हैं। आप सभी लोग अगर तैयार रहिएगा तो हम आपके साथ जरूर देंगे और एक एक चीज आपको सिखाते चले जाएंगे। चलिए मेरे भाई शुरुआत करते हैं। और इस क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें मेरे भाई, तो यहां पर क्या कहता है, सोनाली जी कह रहे हैं अगर मेरी जॉब हो गई तो मैं आपके पास आऊंगी मिठाई लेकर के। बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम है, आप अभी भी आ सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। मेरे भाई यहां पर बोला कि समतल ध्रुवित प्रकाश की बात कर रहा। अब एक चीज मेरे भाई यहां पर देख लीजिए कि ध्रुवित प्रकाश की बात कही गई है, तो एक बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, प्रकाश का ध्रुवन जो होता है वो हमारा कहां पर होता है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि प्रकाश का जो ध्रुवन होता है मेरे भाई, अगर हम इसकी बात करते हैं, इस प्रकाश के ध्रुवन की अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारा पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता है मेरे भाई, ये प्रकाश का ध्रुवन जो होता है ये केवल और केवल कहां पर होगा। तो यहां पर अगर ध्रुवन की बात करते हैं मेरे भाई, तो प्रकाश में हमारा प्रकाश का ध्रुवन होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन मेरे भाई ध्रुवन की अगर हम बात करते हैं तो साउंड में ध्रुवन नहीं होता है, ध्वनि का ध्रुवन नहीं होता, प्रकाश का ध्रुवन होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहां पर मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि ध्वनि का ध्रुवीकरण नहीं होता है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और लोग कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे भाई कि एक एक लाइन आपको याद रहना चाहिए। अगर मैं यहां पर बात करूं मेरे भाई कि प्रकाश का ध्रुवीकरण होगा, बिल्कुल होगा मेरे भाई। क्या ध्वनि का ध्रुवीकरण होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं यहां पर क्रॉस कर देता हूं मेरे भाई, इसका ध्रुवीकरण नहीं होता है, इसका ध्रुवीकरण नहीं होता, लेकिन प्रकाश का ध्रुवीकरण होगा। अब यहां पर मामला यह है कि अगर मेरे भाई प्रकाश का ध्रुवीकरण होता है, यदि प्रकाश का ध्रुवीकरण होगा तो कैसे होगा? तो मेरे भाई प्रकाश के ध्रुवीकरण कराने के लिए यहां पर एक निकोलस, यहां पर कौन तो कहेंगे, एक यहां पर निकोल प्रिज्म का हमें हेल्प लेना पड़ता है। किस प्रिज्म का? ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई कि ध्रुवीकरण में कौन से प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं, इसको निकोल प्रिज्म हम लोग कहते हैं मेरे भाई। और इसी निकोल प्रिज्म की सहायता से हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, तो इसी निकोल प्रिज्म की सहायता से जो अध्रुवित प्रकाश होता है उसको हम लोग ध्रुवित प्रकाश में हम लोग क्या करते हैं, तो बदल देते हैं। तो जो मेरे भाई अध्रुवित प्रकाश होता है, इस अध्रुवित प्रकाश को ये निकोल प्रिज्म क्या करता है मेरे भाई, तो इसी अध्रुवित प्रकाश को ये क्या करता है मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर ध्रुवित प्रकाश में ये क्या करता है, तो कहेंगे यहां पर बदल देता है। इसको ध्रुवित प्रकाश में क्या करता है, तो ये यहां पर बदल देता है। ये ध्रुवित प्रकाश में एक लाइन में आप जान लीजिए कि इसको ध्रुवित प्रकाश में ये बदल देता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई प्रकाश का ध्रुवीकरण अगर होगा तो उसमें निकोल प्रिज्म हमारा काम करता है, और याद रखेंगे अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलेगा। अब यहां पर अगर बात करते हैं मेरे भाई कि अध्रुवित प्रकाश हमारा क्या होगा, जैसे कि आप मेरे भाई यहां पर समझ लीजिए, ये आपके पास क्या, तो कहेंगे यहां पर बल्ब है, और आप देखते होंगे मेरे भाई कि बल्ब की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। बल्ब की रोशनी क्या होगी मेरे भाई, तो चारों तरफ फैल जाती है। और अगर बल्ब की रोशनी मेरे भाई चारों तरफ अगर फैल जाती है तो उसको अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ये मान लेते हैं कि हमारे पास क्या, तो कहेंगे यहां पर हमारा ये बल्ब है, ये हमारा क्या, तो मेरे भाई बल्ब है। तो प्रकाश की रोशनी जो है मेरे भाई ये सब तरफ फैलेगी। अगर प्रकाश की रोशनी मेरे भाई सभी तरफ अगर फैल जाती है तो उसको हम लोग अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो ये हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर हमारा बल्ब है मेरे भाई, और इस बल्ब की प्रकाश अगर सभी तरफ फैल जाती है तो इसको अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। लेकिन मेरे भाई यही अध्रुवित प्रकाश अगर हमारा ध्रुवित प्रकाश में अगर बदलता है तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारा चलता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगा कैसे, तो उसके लिए निकोल प्रिज्म का हम बीच में इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर प्रिज्म लगाते हैं, और वह कौन सा प्रिज्म होता है मेरे भाई, तो निकोल प्रिज्म का यहां पर इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या करता है, तो जो ध्रुवित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश इधर उधर हमारा फैल रहा था, ऐसी परिस्थिति में अगर आप उसको देखेंगे मेरे भाई, तो ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका हो जाता है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारा हो जाता है, इधर उधर नहीं फैलता है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारा जाता है। तो इसको अध्रुवित प्रकाश हम कह देंगे, और इसको हम लोग ध्रुवित प्रकाश कह देते हैं मेरे भाई। लेकिन इसमें हम लोग पोलराइजर लगाते हैं। क्या लगाते हैं मेरे भाई, तो यहां पर हम पोलराइजर का इस्तेमाल करते हैं, और इसी पोलराइजर के इस्तेमाल से हम लोग ऐसा कर पाते हैं। अब जाहिर सी बात है मेरे भाई कि अगर इस पोलराइजर का इस्तेमाल करते हैं तो ये अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल देगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना मेरे भाई कि जो ध्रुवित प्रकाश आपके निकल करके आए हैं, यहां जो आपका ये ध्रुवित प्रकाश यहां पर निकल करके आया मेरे भाई, क्योंकि अध्रुवित प्रकाश की हम बात करते हैं वो वाला है, और ध्रुवित प्रकाश की अगर हम बात करते हैं तो ये ध्रुवित प्रकाश हमारा ये वाला है। अगर मेरे भाई इस ध्रुवित प्रकाश को अगर मेजरमेंट करना है, अगर मेरे भाई इसको क्या करना है, तो हमें यहां पर मापना
है, अगर इसको मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो आप यहां पर इसको मापने के लिए मेरे भाई पोलरीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि पोलराइजर से ही रिलेटेड हमारा पोलरीमीटर है, तो आप कहेंगे यहां पर इसको मापने के लिए एक ऐसा डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे जो हमारा पोलरीमीटर कहलाता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, तो ये हमारा यहां पर पोलरीमीटर होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये हमारा क्या करता है, तो ध्रुवित प्रकाश को मेजरमेंट करके बता देता है। साइंस का थ्योरी बेस पढ़ाई होगा या ऑब्जेक्टिव बेस, मेरे भाई जो आपको ये बैच मैंने दिया है जिसमें अखंड ज्योति बैच की हम बात कर रहे हैं, इसमें कंप्लीट थ्योरी के साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। जैसे जो चैप्टर खत्म होगा उसके क्वेश्चंस लगले उसी समय आपका हो जाना है, इसीलिए मेरे भाई थ्योरी के साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी होंगे। और बाद में एक एमसीक्यू मेरे भाई तगड़े लेवल का एमसीक्यू लेकर के हम आएंगे, और टीआरई 4 का जो दरवाजा है मेरे भाई वो हम ही लोग खोलेंगे, और टीआरई 4 को कंप्लीट हम लोग अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो अगर मेरे भाई जहां जहां जरूरत पड़ेगी मेरी, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, इस बात को आप ध्यान रखना। तो हम लोगों ने क्या सीखा मेरे भाई कि ध्वनि का ध्रुवीकरण नहीं होता है, प्रकाश का ध्रुवीकरण होगा। और अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने के लिए निकोल प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। और अध्रुवित प्रकाश हमारा ये है, ये ध्रुवित प्रकाश हो गया, इसके बीच में पोलराइजर लगाते हैं और ये निकोल प्रिज्म के साथ हमारा पोलराइजर काम करता है। और अगर इस ध्रुवित प्रकाश को अगर मापना होगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे ये पोलरीमीटर लगा करके करते हैं। और ध्रुवित प्रकाश की जो दिशा होती है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो अब अगर आप ध्रुवित प्रकाश को अगर मेजरमेंट करेंगे मेरे भाई, तो यहां पर पोलरीमीटर का आप इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई। अगला एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं मेरे भाई कि जब मैनोमीटर की बात आती है, तो आप एक बात जान लीजिए मेरे भाई कि मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, ये मैनोमीटर हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो द्रव और गैस के अंदर का दाब मापता है। आपको याद रखना मेरे भाई, यहां पर मैनोमीटर की बात करते हैं या पीजोमीटर की हम बात करते हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है कि इस मैनोमीटर की अगर बात करता, तो ये आपको ध्यान रखना है कि द्रव तथा गैस की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, द्रव तथा हम गैस की बात करते हैं मेरे भाई। द्रव तथा गैस का हमें क्या करता था, ये दाब को मापता है। उसके दाब को क्या करता है मेरे भाई, दाब को मापता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो द्रव तथा गैस के अंदर दाब को मापता है, उसको मैनोमीटर कहते हैं। एक हमारा मेरे भाई क्या होता है, पीजोमीटर होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एक हमारा क्या होता है, इसको भी आप याद रखिएगा, एक हमारा पीजोमीटर होता है। और पीजोमीटर हमारा केवल और केवल हम कहेंगे यहां पर पीजोमीटर का ज्यादातर इस्तेमाल मेरे भाई केवल और केवल गैस के लिए करते हैं, या मॉडरेट जो प्रेशर होता है उसको मापने के लिए करते हैं। तो ये आपको गैस का दाब मापता है। ये किसका मेरे भाई, तो कहेंगे ये आपका गैस का दाब मापता है। ये सारी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और भी नाम मैनोमीटर में भी होता है, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर और मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर भी होता है। तो मेरे भाई जिसको मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर कहते हैं, वो हमारा गैस जो हायर प्रेशर का होता है, जो हाई प्रेशर का गैस होता है, उसको मापने के लिए मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। मल्टी यूट्यूब मतलब यू शेप का बनेगा, लेकिन मल्टी यू शेप होगा, क्योंकि हाई प्रेशर को मापना होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। गैल्वेनोमीटर की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो आप सभी को पता होगा कि ये जो गैल्वेनोमीटर हमारा यहां पर देख रहा है, ये क्या कर रहा है मेरे भाई, तो कहेंगे गैल्वेनोमीटर हमारा एक काम करता है, जो मेरे भाई हम कह सकते हैं कि हमारा गैल्वेनोमीटर क्या करेगा मेरे भाई, तो हम यहां पर कह सकते हैं ये विद्युत धारा को मापता है। ये किसको मापता है मेरे भाई, तो यहां पर ध्यान रखना है, ये विद्युत धारा को मापता है। ये किसको, तो कहेंगे ये विद्युत धारा को मापता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये विद्युत धारा को मापता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमारा आमीटर भी करता है, आमीटर भी विद्युत धारा को मापता है, लेकिन ये जो विद्युत धारा को मापता है मेरे भाई, वो हमारा न्यूनतम होता है, न्यूनतम विद्युत धारा को ये मापता है। ये किसको, तो कहेंगे न्यूनतम विद्युत धारा को मापेगा, जिसको हम लोग यहां पर गैल्वेनोमीटर के नाम से जानते हैं। तो कुछ कुछ डिवाइसेस हैं मेरे भाई, सभी डिवाइसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, बात बाकी हर चीज अपने आप हो जाएगा। सर साइंस का बैच है, सर पीआरटी का प्लीज बताएं। पीआरटी के भी बैचेस हैं मेरे भाई, आप जाइएगा अखंड ज्योति बैच से अगर भी आप तैयारी करते हैं, तो आपकी पीआरटी की भी तैयारी बेहतर हो जाएगी। अगर आप उसको ले लेते हैं, तो आपकी पीआरटी की भी तैयारी अलग अब अच्छी हो जाएगी, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप करके देखिए, उसके कंटेंट में बहुत ही दम होगा मेरे भाई, और उसी हिसाब से हम काम करके आपको देंगे, जिस हिसाब से मेरे भाई आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सर नियुक्ति बैच डिसअपियर हो गया है खुद से। हाँ श्रीकांत जी, जो भी हमारी क्लासेस चल रहे थे, जितनी भी क्लासेस टीआरई 3.0 के चल रहे थे, वो ऐप से सारी क्लासेस मेरे भाई स्टॉप कर दी गई है। अब जो भी क्लासेस आपकी चलेगी, वो सभी की क्लासेस मेरे भाई टीआरई 4.0 के लिए चलेगी। और 4.0 के लिए नया कोई भी अगर कुछ भी आएगा, तो नया फ्रेश आएगा, और नए फ्रेश बैचेज में मेरे भाई आपको एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन का संग्रह आपको दिया जाएगा। तो नियुक्ति 4.0 भी बहुत जल्द हम आपके सामने लाने वाले हैं। और नियुक्ति 4.0 में मेरे भाई इस बार हमारा एक ही टारगेट है कि एक दम में शुरू करेंगे, और मेरे भाई लास्ट तक में इसमें इतने कंटेंट हम आपको करा देंगे
कि मेरे भाई दुनिया में किसी भी एग्जाम में अगर आप जाके बैठेंगे तो साइंस उससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आपने पिछली बार भी देखा जब बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुआ था तब भी आपने देखा कि क्वेश्चंस मेरे भाई पढ़ाए हुए से बाहर कहीं नहीं है। एक एक क्वेश्चंस को अगर आप प्यार से पढ़ें, उसके कंसेप्ट पढ़े हैं, तो आपके कंसेप्ट बने हैं और आपके क्वेश्चंस भी बने हैं। तो मेरे भाई हम लोग जब कभी भी क्वेश्चन सेट करते हैं तो हम लोगों का यही टारगेट रहता है कि हर एक क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग कवर कर लें। अब यहां पर मेरे भाई डीसी मोटर की हम बात करते हैं, तो एक बात मेरे भाई आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम डीसी मोटर की बात करते हैं मेरे भाई, तो इस मोटर का काम क्या है, तो यह भी आपको समझ में आना चाहिए। तो मेरे भाई मोटर जो होता है, जैसे कि हमारे पंखा में भी मोटर लगा रहता है, और ये मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो सबसे पहला चीज है मेरे भाई, अगर हम इस मोटर की हम बात करते हैं मेरे भाई, इसका काम है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करेगा मेरे भाई, तो यहां पर हम कहेंगे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये किसमें परिवर्तित करेगा मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर ये मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा, तो ये हमारा मैकेनिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर देता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, इस मोटर के अंदर हमारा क्या लगा रहता है, कहेंगे इसमें हमारा स्प्लिट रिंग वगैरह भी मौजूद होता है। इसमें एक टर्म याद रखना मेरे भाई, हमारा यहां पर स्प्लिट रिंग मौजूद होता है, और ये जो स्प्लिट रिंग हमारा होता है मेरे भाई, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हिंदी में अगर बोले तो इसको विभक्त वलय के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं, तो विभक्त वलय कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हमारे मोटर के अंदर जो स्प्लिट रिंग लगा रहता है उसका मेन फंक्शन क्या है मेरे भाई। तो आपको याद रखना है इसके मेन फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार आया हुआ है स्प्लिट रिंग का क्या काम होता है, इसके जो मेन फंक्शन होंगे ये कहेंगे करंट की दिशा को बदल देता है। तो मेरे भाई जो विद्युत धारा की दिशा होती है, जो करंट की दिशा होती है, तो करंट की दिशा को बदलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। करंट की दिशा को क्या करता है मेरे भाई, तो करंट की दिशा को यहां पर बदलने के लिए, इस बात को ध्यान रखेंगे, करंट की दिशा को बदलने के लिए हम लोग स्प्लिट रिंग लगाते हैं, जो कि मोटर के अंदर हमारा फिट होता है। और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हम यहां पर कह सकते हैं मेरे भाई कि ये किसको, तो यहां पर सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करेगा, तो कहेंगे यहां पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। एक लाइन में आप जान लीजिए, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर भी लगा होता है। अब डीसी मोटर के अंदर एक और टर्म हमारा आ गया स्प्लिट रिंग के अलावा मेरे भाई, ये टर्म तो आपको समझ में आ गया, इसका काम समझ में आ गया, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। और उसी तरीके से मेरे भाई आर्मेचर की अगर बात करते हैं, तो हमारे इस मोटर के अंदर आर्मेचर होता है, और आर्मेचर मेरे भाई क्या करेगा, तो डीसी मोटर में आर्मेचर धारा तब तक अधिकतम होगी जब तक मेरे भाई मोटर अपने मैक्सिमम स्पीड पर नहीं पहुंच जाता है। तो अधिकतम चाल अगर प्राप्त कर चुका होगा तो हमारा धारा भी अधिकतम होगा। इसका मतलब है मेरे भाई हम कहेंगे आर्मेचर धारा तब तक अधिकतम होगी जब तक मोटर हमारा अधिकतम चाल प्राप्त कर चुका होगा। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई हम यहां पर कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा कहीं ना कहीं यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होंगे मेरे भाई वो हमारे राइट हो जाएंगे। और हम कहेंगे कि अगर यहां पर इसकी अगर बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो हम लोग को यहां पर सीधा समझना पड़ेगा कि स्प्लिट रिंग के बारे में और मोटर का जो मेन फंक्शंस है उसके बारे में, और साथ ही साथ मेरे भाई इस क्वेश्चंस के जो कंसेप्ट हैं उसके बारे में भी आपको यहां पर पता होना चाहिए। तो जब कभी भी मेरे भाई मैक्सिमम स्पीड को अगर हमारा मोटर प्राप्त कर चुका होता है तो वैसी परिस्थिति में हमें करंट वहां पर मैक्सिमम मिलता है। क्योंकि यहां पर धारा जो है मेरे भाई अधिकतम धारा की बात कही जा रही है, यानी कि करंट हमारा मैक्सिमम की बात कही जा रही है। तो मैक्सिमम करंट हमें तब मिलेगा मेरे भाई, तो मैक्सिमम करंट के लिए मैक्सिमम स्पीड का होना जरूरी होता है। यानी कि जो स्पीड होगा मेरे भाई उस स्पीड की अगर हम बात करते हैं ये मैक्स होगा तो करंट भी हमारा मैक्स हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। और ऐसी पर दूसरी बात ध्यान रखना मेरे भाई कि हमारा जो मोटर होता है, ये मोटर की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई ये जिस प्रिंसिपल पर काम करता है, जिस सिद्धांत पे काम करता है, वो बात आपको ध्यान रखना है कि मोटर हमारा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। ये बात आपको एकदम नहीं भूलना है। ये किस पे काम करेगा मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ये कंप्लीट रूप से आपको ये मेंशन होता है मेरे भाई कि ये हमारा लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। तो अगर हम यहां पर कहेंगे ये हमारा कार्य करता है, एक लाइन में आप जान लीजिए मेरे भाई कि अगर हम यहां पर बात करते हैं मोटर का, तो मोटर हमारा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ये हमारे बाएं हाथ के नियम पर नहीं, हम कहेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे काम करता है मेरे भाई। ये बात आपको ध्यान रखना। और फ्लेमिंग का बायां हाथ हो कि आपका बायां हाथ हो मेरे भाई, हाथ तो बायां ही है। आप अपना बायां हाथ में 3 उंगली को निकालेंगे और ये दोनों उंगली को ऐसे मोड़ लीजिए। 3 ही उंगली का यहां काम है, ये वाला और ये वाला, अंगुष्ठा तर्जनी मध्यमा 3 ही उंगली, और तीनों एक दूसरे पर लंबवत है।
तीनों एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों के बीच में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कोण बनता है, लेकिन तीनों का डायरेक्शंस मेरे भाई अलग अलग, हम कहेंगे यहां पर हमें कुछ ना कुछ देते रहता है। अगर हम बात करते हैं ऐसे करके अगर दिखाएंगे तो हमारा यहां पर थंब होगा मेरे भाई, हमारा यहां पर थंब होगा, थंब हमारा यहां पर फोर्स के डायरेक्शंस को बताता है। और यहां पर मेरे भाई इस तरह से अगर दिखाएंगे तो 3D फिगर है, चूंकि इसको इधर दिखाना पड़ेगा तो हम कहेंगे यहां पर हमारा फील्ड को दिखाएगा, और इधर हमारा क्या तो मेरे भाई यहां पर करंट को दिखाएगा। तो यहां पर मेरे भाई FBI फोर्स फील्ड और करंट, फोर्स फील्ड और करंट FBI मेरे भाई तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। ये अंगूठा, ये तर्जनी, ये मध्यमा, तीनों उंगली के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन हमें क्या देता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते मेरे भाई, अगला क्वेश्चंस आपके सामने में है। ये क्वेश्चंस मेरे भाई बस आपको गुमराह करने के लिए, लेकिन क्वेश्चंस मेरे भाई आप आसानी से आंसर कर सकते हो। बिल्कुल मेरे भाई सर बट नियुक्ति बैच की वैलिडिटी 1 ईयर अब फिर से परचेज करना होगा। लेकिन नियुक्ति बैच बहुत दिनों से चल रही थी और टीआरई 3 में हमको लगता है कि बहुत सारे बच्चे उस पर प्रैक्टिस किए हैं, तो आप निराश नहीं हो गए। नियुक्ति 4.0 हम लेकर के आएंगे। अब चूंकि एप्लीकेशन का वो मामला है वो आपका बैच खत्म हो गया, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ ऐसे भी फ्री सेवा हमेशा देते रहते हैं, इसलिए बैच के भी माध्यम से और ऐसे भी पढ़ाएंगे। आपको दिल से जुड़ना है और 100-200 रुपए के लिए परेशान नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे उल्टे पुल्टे मैसेज लिखते हैं, ये हम लोगों को ठीक नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूस मेरे में ही लगातार मेहनत करके एक एक बच्चे को सिखाते हैं, और एक एक चीज अगर आप सीखते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे भाई हम लोग को भी अच्छा लगता है कि आप रिजल्ट देने योग्य हैं, आप सीखते हैं। तो अगर आपका नियुक्ति बैच डीएक्टिवेट हो गया है, आपने जितना पढ़ा आपके पास ऑलरेडी मटेरियल होगा, आप उसको एक बार करने की कोशिश कीजिए, अपने से खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी चीज आएगा तो 4.0 के लिए नया चीज हम आपके सामने लेकर के आएंगे, इसलिए किसी भी मेरे भाई बहन को परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। अब बस लेकिन लगातार आप पढ़ते रहिए, ठीक है। चलते मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फादर मदर चाइल्ड, क्या बात है। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फादर मदर और चाइल्ड, क्या बात है, ये ट्रिक है। फादर मदर कैसे बोल दिया, चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड कह दिया। आगे चलते हैं, यहां पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं मेरे भाई 25। ये क्वेश्चन मेरे भाई, इस क्वेश्चन के आंसर देखते हैं कितने लोग करते हैं। क्वेश्चंस बहुत आसान है, हमको लगता है कि आप आंसर कर सकते हैं, जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग आंसर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरे भाई मामला फंसाया है कि कुछ चीज आपको जानना पड़ेगा, कुछ चीज आपको समझना पड़ेगा। चलिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन के आंसर करके 4D आ रहा है, बहुत सारे बच्चे का 4D आ रहा है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट मेरे भाई, आपके राइट आंसर हैं। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट हो जाएगा। अब यहां पर बात आती है मेरे भाई, इसमें ऐसे ही बकेती लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में है दम नहीं। क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट मेरे भाई, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी की बात कही गई है, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो लेंस की शक्ति पूछी गई है। इसका मतलब है मेरे भाई, फोकस दूरी दे करके आपसे पावर पूछ ले कि हमारा पावर कितना होगा, और लेंस की शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि जो भी लेंस है वो हमारे कौन सा लेंस है, यहां पर हम कहेंगे यहां पर पतले उत्तल लेंस की बात हो रही है। हमारा ये उत्तल लेंस है मेरे भाई, और लेंस की शक्ति हमें बतानी है। तो एक बात मेरे भाई आप जानते होंगे कि अगर हम उत्तल लेंस की अगर हम बात करते हैं, हम किस लेंस की बात करेंगे मेरे भाई, तो उत्तल लेंस का जो शेप होता है वो कैसा होता है, आप सभी लोग जानते होंगे मेरे भाई कि हमारे इस उत्तल लेंस का शेप कुछ ऐसा होता है। ऐसा किसको नहीं पता होगा, एक एक बच्चे को पता होगा कि हमारा उत्तल लेंस ऐसा ही होता है। उत्तल लेंस के बीच की जो भाग होते हैं वो मोटे होते हैं मेरे भाई, और इधर का पार्ट हमारा किनारे का भाग पतला होता है, उसी को उत्तल लेंस कहते हैं। अब यहां पर समझना मेरे भाई कि अगर ये हमारा उत्तल लेंस है, अगर ये हमारा क्या है, तो कहेंगे यहां पर अगर ये हमारा उत्तल लेंस है, तो इस उत्तल लेंस का, अब यहां पर एक बात हम आपको बताना चाहते हैं मेरे भाई, आप इसको भी फोकस करिए कि एपर्चर की यहां पर बात आती है, क्योंकि यहां पर एपर्चर के बारे में कुछ टर्म यहां पर आपको आएगा। कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 10 सेंटीमीटर द्वारा के एक पतले उत्तल लेंस के केंद्र पर 5 सेंटीमीटर द्वारा के एक छोटे छिद्र कर दिए जाते हैं। इसके कहने का मतलब है मेरे भाई कि यहां से लेकर के अगर हम इसकी अगर बात करते हैं, यहां पर एक छोटा छिद्र कर दिया गया, इसके बीच में यहां पर एक छोटा छिद्र कर दिया गया, और इस छिद्र की अगर बात करते हैं तो उस केंद्र से कितना सेंटीमीटर, तो कहेंगे 5 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। यहां पर एक छिद्र काट दिया गया, तो मेरे भाई लेंस के अंदर में एक छिद्र यहां पर काट दिया गया, उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्योंकि इसकी फोकस दूरी आपको दे रखी है, और फोकस दूरी कितना दे रखा है मेरे भाई, तो 25 सेंटीमीटर दे रखा है। इसमें छिद्र काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोकस दूरी इसकी इतनी है मेरे भाई। और हम कहेंगे इसकी पावर अगर निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेंगे, 100/f लगा दीजिएगा,
और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है। ये सब आपके दिमाग में, आपके जहन में घूमना चाहिए। इसकी फोकस दूरी कैसी होगी मेरे भाई? पॉजिटिव होगी। अगर किसी की फोकस दूरी अगर पॉजिटिव होती है, अगर मेरे भाई फोकस दूरी अगर पॉजिटिव हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में आप कहेंगे कि पावर का मान भी पॉजिटिव आना चाहिए, तो हम कहेंगे पावर भी हमारा पॉजिटिव होगा। अब मेरे भाई इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो हम पावर कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है कि 100 तो रखना ही पड़ेगा ऊपर में, और नीचे में फोकस दूरी हमारा 25 दे रखा है, तो 25 से यहां डिवाइड करेंगे और इसको कट करिएगा तो ये हमारा 4 डायप्टर आएगा। और हमें ये पता है कि 4 डायप्टर हमारा क्या होगा कि इस लेंस की शक्ति होगी। वैसे इस क्वेश्चन के आंसर मेरे भाई यहां पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे भाई कि यहां पर पावर का फॉर्मूला आप सभी लोग यूज करते होंगे। मैं आपको फिर से कहना देना चाहता हूं मेरे भाई कि अगर फोकस दूरी मेरे भाई अगर सेंटीमीटर में क्वेश्चन में दे रखा होगा तो पावर का फॉर्मूला आप हमेशा यूज करना मेरे भाई 100/f। आप पावर का फॉर्मूला हमेशा ये यूज करना, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात मेरे भाई आपको यहां ध्यान रखना है कि अगर हम यहां पर बात करते हैं कि अगर फोकस दूरी हमारा मीटर में दे रखा होता है तो यहां आप पावर का फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो यहां पर पावर का फॉर्मूला आपको 1/f आपको लगाना है। तो ये एक कंसेप्ट है, चूंकि फोकस दूरी सेंटीमीटर में था इसलिए हम 100/f वाला फॉर्मूला यूज किए। दूसरी बात मेरे भाई कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, यहां पर पॉजिटिव मान आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसमें कहीं से कोई नेगेटिव टर्म नहीं आएगा और हम कहेंगे आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अवतल लेंस में ऐसा नहीं होता। अवतल लेंस की कहानी भी आपको एकदम याद रहनी चाहिए मेरे भाई। अगर हम अवतल लेंस की बात करते हैं तो अवतल लेंस के बारे में कितनी बार हम बता चुके हैं, और इसकी अगर बात करते हैं इसकी फोकस दूरी मेरे भाई कैसी होती है, तो याद रखना इसकी फोकस दूरी जब कभी भी आएगी मेरे भाई तो नेगेटिव आएगी। इसकी फोकस दूरी आपको नेगेटिव आएगी। जब इसकी फोकस दूरी मेरे भाई नेगेटिव होगी तो हम कहेंगे यहां पर पावर भी यहां पर नेगेटिव होगा। एक लाइन में आप जान लीजिए। आगे बात करते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग एपर्चर की बात अगर करते हैं मेरे भाई, जैसे दर्पण वगैरह में भी एपर्चर पढ़ते हैं। एपर्चर किसको कहते हैं? जैसे ये हमारा दर्पण, देखो एपर्चर बता देते हैं। एक्चुअली में एपर्चर हमारा क्या, जैसे हमारा ये उत्तल दर्पण होता है, सॉरी अवतल दर्पण होता है, और एपर्चर की अगर बात करता है मेरे भाई तो एपर्चर हमारा क्या होता है कि इसको हम लोग एपर्चर कहते हैं। ये वाला जो हमारा लाइन होता है इसको एपर्चर कहते हैं मेरे भाई, और ये सेंटर से पास करता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं यहां पर एपर्चर कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, तो इसी को ये जो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस होता है जो सेंटर से पास करता है उसी को एपर्चर कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते मेरे भाई, अगले क्वेश्चंस पर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है और ये घर्षण से रिलेटेड क्वेश्चन है, और मेरे भाई ये सब बेसिक क्वेश्चन एकदम आता ही आता आपके एग्जाम में। अब कह रहा है मेरे भाई कि दो सतह के बीच में क्या हो रहा है, तो कहेंगे दो सतह के बीच में हमारा घर्षण बल हमारा यहां पर काम करता है। बिल्कुल सही बात है। और दो सतह के बीच में जो घर्षण बल हमारा काम करता है वो निर्भर किस पर नहीं करता, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई एक बात आप समझने का कोशिश कीजिए, यदि हम यहां पर घर्षण बल की अगर हम बात करते हैं, यदि हम घर्षण बल की बात करते हैं जिसको हम लोग यहां पर फ्रिक्शन फोर्स कह दिए, जिसको हम लोग यहां पर फ्रिक्शन फोर्स कह दिए मेरे भाई, आपको 2-3 बात समझना पड़ेगा मेरे भाई कि फ्रिक्शन फोर्स कहां डेवलप होता है, तो कहेंगे दो सतह के बीच में होगा। आपको ये लाइन सबसे पहले पता होना चाहिए। और दो सतहों के बीच उनके ध्यान रखेंगे मेरे भाई, उनके आपेक्षिक गति या सापेक्षिक गति के कारण, उनके बीच सापेक्षिक गति के कारण ऐसा होता है मेरे भाई। ये भी ध्यान रखना है कि उनके बीच सापेक्षिक गति के कारण होता है। उनके बीच कैसी गति, तो मेरे भाई सापेक्षिक गति के कारण होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, सापेक्षिक गति के कारण हमारा ये होता है। एक लाइन में आप इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ध्यान रखना मेरे भाई, जिस घर्षण बल की हम बात करते हैं मेरे भाई, जिस घर्षण बल की हम बात करते हैं इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, ये तो आपका इसका पहला पॉइंट हो गया मेरे भाई। दूसरे पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। दूसरी बात ध्यान रखना, जो घर्षण बल हमारा होता है आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये सतह पर निर्भर करता है। ये किस पर निर्भर करता है, कहेंगे ये सतह पर निर्भर करता है, यानी कि सरफेस पर निर्भर करता है। ये किस पर मेरे भाई, सतह पर निर्भर करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये किस पर, तो कहेंगे यहां पर सतह पर निर्भर करता है। एक लाइन में आप जान लीजिए। अब हमारे पास सतह की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो हमारे पास दो सतह होते हैं। अगर इस सतह को अगर आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एक तो हमारे पास यहां पर खुरदुरा सतह होगा, और दूसरे की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो दूसरा हमारा यहां पर समतल सतह होता है। एक तो हमारा खुरदुरा सतह, दूसरा हमारा समतल सतह होगा। और मेरे भाई हम यहां से कह सकते हैं कि अगर खुरदुरा सतह और समतल सतह की जब बात आती है तो कहां घर्षण ज्यादा होगा, कहां घर्षण कम होगा, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई एक लाइन में आप कह दीजिए कि खुरदुरा सतह अगर जहां पर ज्यादा होगा तो मेरे भाई खुरदुरा सतह में घर्षण ज्यादा होगा, और जो समतल सतह होता है वहां पे घर्षण कम होगा। तो यहां पर खुरदुरे सतह में घर्षण क्या होगा, तो यहां पर अगर हम घर्षण की अगर बात करते हैं तो
यहां पर मेरे भाई घर्षण क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर घर्षण ज्यादा होगा। इस बात को आप एकदम महसूस कीजिए, फील कीजिए। और अगर कोई समतल सतह है मेरे भाई, तो यहां पर घर्षण क्या होगा, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि यहां पर घर्षण हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा घर्षण कम होगा। ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। तो मेरे भाई घर्षण कम और ज्यादा कहां होगा, तो सतह पर निर्भर करेगा। और घर्षण कम की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो घर्षण कम कहां पर होगा, तो हम यहां पर सीधा कह सकते हैं कि घर्षण कम हमारे समतल सतह पे होता है, जिसको हम लोग स्मूथ सरफेस कहते हैं। समतल सरफेस को हम लोग स्मूथ सरफेस के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई, इसी समतल सतह को हम लोग क्या कहते हैं, स्मूथ सरफेस कहते हैं। इसको हम लोग स्मूथ सरफेस के नाम से जानते हैं। अब दूसरी बात आपको ध्यान रखना, तीसरे पॉइंट्स पर हम लोग चलते हैं मेरे भाई, थर्ड पॉइंट्स की हम बात करते हैं। और तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो ये सारे पॉइंट्स आपको घर्षण से रिलेटेड टर्म पता होना चाहिए। अगर तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है मेरे भाई, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट पर, सतही क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये किस पर निर्भर नहीं करेगा मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है, ये सतही क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। एक लाइन में आप जान लीजिए, ये सतही क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। भी जस्ट एग्जांपल देकर के हम बताएंगे, ये सतही क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। एक लाइन में आप जान लीजिए, नहीं करता है तो नहीं करता है। ये एरिया ऑफ कांटेक्ट पर निर्भर नहीं करता, इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई, ये हमारा एरिया ऑफ कांटेक्ट पर निर्भर नहीं करता है। चलो इंग्लिश में भी लिख देते हैं, ये हमारा एरिया ऑफ कांटेक्ट पर निर्भर नहीं करता है। कितना एरिया कांटेक्ट में है, कितना कम एरिया कांटेक्ट में, उस पर कोई मतलब नहीं है। ये एरिया ऑफ कांटेक्ट पर हमारा निर्भर नहीं करता, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इस पर निर्भर नहीं करता है तो नहीं करता, एक लाइन में आप जान लीजिए, इस पर निर्भर हमारा ये नहीं करता है। तो मेरे भाई ये एरिया ऑफ कांटेक्ट पर हमारा निर्भर नहीं करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात मैं आपसे बता देना चाहता हूं मेरे भाई, कि नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, जो हमारा घर्षण बल होता है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है, ये घर्षण बल हमारा क्या, तो कहेंगे सबसे बड़ा लॉस का कारण होता है। किसी भी चीज में अगर बहुत ज्यादा लॉस अगर हो रहा है, किसी भी मशीन के अंदर बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, तो मेरे भाई घर्षण ही उसका मेजर रोल होता है। तो इस घर्षण का पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट दोनों होता है। लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाई, ये जो हमारा घर्षण होता है, ये घर्षण गुणांक पर निर्भर करता है। मैं अलग से यहीं पर लिख देता हूं आपको। तो मेरे भाई एक पॉइंट और मेंशन कर लीजिए यहां पर, ये घर्षण गुणांक पर निर्भर करता है। ये किस पर, तो कहेंगे यहां पर घर्षण गुणांक पर निर्भर करता है। इसको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये घर्षण गुणांक की अगर हम बात करते हैं, यहां पर मेरे भाई घर्षण गुणांक, जिसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस की हम बात करते हैं, इसको हम लोग किसकी बात करेंगे मेरे भाई, तो यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस की हम बात करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस, जिसको हम लोग म्यू से दिखाते हैं मेरे भाई, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग किससे, तो म्यू से दिखाते हैं। म्यू पर निर्भर करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये म्यू पर निर्भर करता है। एक एक लाइन मेरे भाई आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। और आपको यह भी ध्यान रखना है, ये जो घर्षण गुणांक हमारा होता है म्यू की अगर बात करते हैं, इसकी वैल्यू हमारा 0 और 1 के बीच में होती है। मैक्सिमम मान 1 होगा और मिनिमम मान इसका कितना होगा, कहेंगे 0 होगा। तो मेरे भाई अगर मैक्सिमम मान अगर 1 हो रहा है, इसका मतलब 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो कहेंगे ये खुरदुरा सतह को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको, तो कहेंगे ये खुरदुरा सतह के लिए हम कहेंगे घर्षण गुणांक का मान हमारा 1 की तरफ जाएगा। और घर्षण गुणांक का मान अगर 0 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब मेरे भाई ये हमारा समतल सतह को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये समतल सतह को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम कहें कि घर्षण गुणांक का मान अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब मेरे भाई घर्षण ज्यादा होगा, क्योंकि खुरदुरापन आ जाएगा। अगर घर्षण गुणांक का मान अगर घट रहा है, हम कहेंगे समतल सतह की तरफ जाएगा। और समतल सतह में मेरे भाई घर्षण हमारा कम होता है। ये बात हम सभी लोग जानते हैं। इसलिए घर्षण गुणांक जो होता है मेरे भाई, ये सतह की प्रॉपर्टी होती है और घर्षण गुणांक पर ये हमारा निर्भर करता है। हम कहेंगे अगर म्यू का मान हमारा, लेकिन म्यू की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही होगा, ना 0 से कम होगा ना 1 से ज्यादा होगा। ये बात आपको ध्यान रखना। इसकी वैल्यू जो होगी मेरे भाई 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई अगर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करने के लिए अब जाते हैं, तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये जितने भी पॉइंट्स हम आपको बताए हैं, जितने भी बात बताए हैं, सभी आपको ध्यान रखना। चलो एक और पॉइंट्स हम जिक्र कर ही देते हैं मेरे भाई। आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा मेजर लॉस अगर होता है तो हमारा घर्षण के कारण, इस बात को ध्यान रखना। मेजर अगर मेरे भाई लॉस होता है, मेजर लॉस कहां पर, तो आप याद रखिएगा किसी भी मशीन वगैरह की हम बात करते हैं, क्योंकि मशीन में बहुत सारे पार्ट आपस में घिसते रहते हैं। तो मेजर लॉस अगर हमारी मशीन में होता है मेरे भाई, किसके कारण, तो आपको याद रखना है ये घर्षण के कारण होता है। ये किसके कारण मेरे भाई, तो घर्षण के कारण होता है। और घर्षण के द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। एक एक क्वेश्चन है मेरे भाई, ये सब क्वेश्चन है। घर्षण जो हमारा होता है, इसी घर्षण के कारण मेरे भाई कार्य की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, इसके कार्य जो होंगे वो नेगेटिव कार्य आपको मिलता है हमेशा। चलो हमेशा भी लिख देते हैं, हमेशा नेगेटिव कार्य देगा, कभी पॉजिटिव कार्य ये दे नहीं सकता है। और याद रखना मेरे भाई, ये असंरक्षी बल होता है। ये कैसा बल होता है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है, ये हमारा असंरक्षी बल होता है। अब बताइए मेरे भाई कि एक
क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस हमारे सामने आए और कितने तरह के क्वेश्चंस इससे हमारे यहां पर फ्रेम होते हैं। अगर इन सभी चीज पर आपकी नजर अगर पड़ेंगे मेरे भाई, तो आपको आपको लगेगा मेरे भाई कि एक एक चीज हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है कि मेरे भाई आपको अच्छे से करना है और आप अच्छे से कर पाएंगे। यहां पर एक नीलम जी कह रही हैं कि सर अभी बहुत कंफ्यूज है, प्रिपरेशन करूं या नहीं। हम तो कहते हैं मेरे भाई, अगर तुम्हारे अगर 120 में 120 नंबर आ रहा तो ये तैयारी करो। अगर तुम्हारा नंबर 110 आ रहा है तो ये तैयारी करो, 100 नंबर आ रहा फिर भी तैयारी करो, 60 नंबर आ रहा फिर भी करो, 80 नंबर आ रहा फिर भी करो, 90 नंबर आ रहा फिर भी करो। जिस दिन तुम्हारे हाथ में मेरे भाई, जिस दिन तुम्हारे हाथ में तुम्हारा रिजल्ट, जिस दिन तुम्हारा जॉब का जो लेटर होता वो तुम्हारे हाथ में नहीं आ जाता, तब तक तैयारी करो। इसी तैयारी को कहते हैं मेरे भाई, यही तैयारी होनी चाहिए। और अगर ऐसी तैयारी रहेगी तो तुम अपने आप में कभी भी मेरे भाई कॉन्फिडेंट रहोगे, ये बात मैं लिख करके दे देता हूं। लेकिन अगर तुमको लगेगा कि मैंने 100 नंबर ले आया और हम चिल मार रहे हैं, घूम रहे हैं, अरे भाई कितना घूमोगे, 2-4 दिन आपने घूम लिया, लेकिन अब आप मेहनत में फिर से लग जाइए। और तैयारी करना कोई गलत बात नहीं है। सर अखंड ज्योति बैच ऑनलाइन स्टूडियो से चलेगा या ऑफलाइन क्लासरूम से चलेगा? और आज इसी को क्लास नहीं हुई है। हाँ मेरे भाई, अखंड ज्योति बैच जो क्लासेस चलेगी, ये क्लासेस आपको कंप्लीट ऑनलाइन चलेगा। डिट्टो हम आपके डायरेक्शन हम आपके साथ रहेंगे मेरे भाई। और हमारी ये क्लासेस, इस बार इस क्लासेस को मेरे भाई, इस क्लासेस के जितने भी स्टूडेंट होंगे सभी को हीरो बनाना है। मेरा बस टारगेट रहेगा कि इस अखंड ज्योति बैच से जितने भी बड़े बच्चे जुड़ेंगे, सभी के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ठेका हम लेंगे मेरे भाई। हम सिखाएंगे, अपने तरीके से पढ़ाएंगे और अपने तरीके से आपको सिखाएंगे कि क्वेश्चन एग्जाम के कैसे बनते हैं। बस आपको मेरे भाई मेरे साथ तैयार रहना पड़ेगा। और ये क्लासेस आज से चल रही थी, लेकिन ये क्लासेस 29 जुलाई से आपकी चलेगी। इसके लिए मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं, सारा इन्फॉर्मेशन आपको, कोई भी दिक्कत होता है तो सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे मिल जाते हैं। आप जाकर के कॉल करिए, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दे। अब बताइए, दो सतह के बीच में घर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो सतह की प्रकृति पर करता है मेरे भाई। सतह पर तो निर्भर करता है, सतह पर निर्भर करता है कि हमारा खुरदुरा है कि समतल है, जाहिर सी बात करेगा, सही है। क्या पिंड के आकार पर, मैंने आकार का कहीं पर जिक्र किया है मेरे भाई? क्या मैंने यहां पर अच्छा पिंड का आकार की बात कर रहे हैं मेरे भाई, साइज ऑफ द बॉडी की बात कर रहा है। तो और एक आपका यहां पर दे रखा है मेरे भाई कि सतह स्पर्श क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो पिंड के आकार पर भी निर्भर नहीं करता मेरे भाई। आपको ध्यान रखना है कि यहां पर पिंड के आकार से कोई मतलब नहीं है, आकार पर भी निर्भर नहीं करता। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है आप मेरे भाई, जितने पॉइंट्स हम लिखा दिए ये आपको आकार पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। स्पर्श क्षेत्रफल पर मेरे भाई, कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं, सतही क्षेत्रफल, और इसी को स्पर्श क्षेत्रफल, इसी को एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं। आप देखिए, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पर निर्भर नहीं करता है। तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पर मेरे भाई निर्भर यहां पर नहीं करता है, तो कहेंगे इस पर भी निर्भर नहीं करता है, इस पर भी निर्भर नहीं करता है। और आपसे पूछा गया किस पर निर्भर नहीं करता है, तो इन दोनों बात पर निर्भर नहीं करता है। तो आप आंसर करेंगे मेरे भाई उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी आंसर आपके राइट हो जाएंगे। एक से अधिक यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। एक ही ऑप्शन सही था जो कि हमारा मेरे भाई कहता है कि सतह पर निर्भर करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन इन दोनों बात पर निर्भर नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं। हाँ, असंरक्षी फोर्स को डिफाइन कर दीजिए। कामिनी जी कह रहे, देखिए असंरक्षी बल और संरक्षी बल, जिसको कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, एकदम में याद रहना चाहिए और एकदम में दिखना चाहिए कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव होता क्या है, असंरक्षी संरक्षी होता क्या है। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, अगर तुम्हारे सामने में संरक्षी बल आता है जिसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी का मतलब होता है मेरे भाई कि बदलेगा नहीं, संरक्षी का मतलब होता है बदलेगा नहीं, असंरक्षी का मतलब होता है बदल जाएगा। अगर मेरे भाई हम घर्षण बल को असंरक्षी बल कहते हैं, तो आप सतह पर देखिएगा, आप सतह पर अलग अलग सतह पर उसका मान अलग अलग होता है। घर्षण का मान, कोई समतल सतह कोई खुरदरा सतह है तो मान अलग अलग होगा। मान बदल गया तो असंरक्षी, मान नहीं बदला तो संरक्षी। मान बदल गया तो मान बदल गया तो असंरक्षी, अब मान नहीं बदला तो संरक्षी। दूसरी बात आप ये समझिए कि अगर कोई संरक्षी बल होता है तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, किसी भी सतह पर लेकर के जाएंगे, किसी भी पाथ पर लेकर के जाएंगे, उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मेरे भाई संरक्षी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी सतह पर बदलने पर, किसी सतह पर ले जाने पर, चाहे कोई भी सतह हो, उसकी वैल्यू एक समान रहेगी। लेकिन मेरे भाई अगर मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर कोई असंरक्षी है, इसका मतलब अलग अलग सतह पर उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेरी थैंक यू फॉर आपका साथ हमारे प्रयास। बिल्कुल अंकुर जी, आप मेरे साथ रहिए, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन तो आप यहां पर इस क्वेश्चन को तो आप मेरे भाई चुम लो। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में एक बार नहीं 1000 बार आता है। और मेरे भाई अगर ये क्वेश्चन बोला गया है तो प्रकाश की तरंग की बात कही गई है, और ऐसा टर्म अगर तुम्हारे सामने में आता है तो एक लाइन तुम्हारे पास आना चाहिए तुम्हारे पास। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई प्रकाश तरंग की, अगर बात करते हैं तो एक लाइन में आपको एक दम में आना चाहिए कि सर प्रकाश तरंग की बात करते हैं ना, तो ये प्रकाश तरंग तो ही हमारा सूर्य से आने वाली जितनी भी सूर्य से आने वाली जितनी भी तरंग है सब प्रकाश तरंग होती है मेरे भाई। सभी तरंग जो सभी आप ऐसे कह सकते हैं सूर्य से आने वाली, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं मेरे भाई सूर्य से प्राप्त, सूर्य से मेरे भाई यहां पर प्राप्त सभी तरंग की अगर हम बात करते हैं, सूर्य से प्राप्त सभी तरंग की अगर बात करते हैं मेरे भाई, सभी तरंग हमारा कैसा होगा कहेंगे, सभी तरंग हमारा प्रकाश तरंग होता है। सभी तरंग हमारा कैसा तरंग होगा कहेंगे यहां पर प्रकाश तरंग होता है। एक लाइन में आप जान लीजिए, कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर इस प्रकाश तरंग की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य के प्रकाश सभी प्रकाश हमारा प्रकाश तरंग होगा, तो ये प्रकाश तरंग हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। एक लाइन में मेरे भाई घोंट जाओ, और ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में अगर नहीं आए थे तो आने की संभावना आगे एकदम श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं। और इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जानते हैं। यही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग शॉर्ट में EMW के नाम से हम लोग दिखाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। लेकिन यहां से ही खत्म नहीं हुआ, इसके बाद भी आपको ध्यान रखना है। अगर मेरे भाई कोई विद्युत चुंबकीय तरंग हमारा हो गया तो विद्युत चुंबकीय तरंग हमारी कैसी तरंग होती है, तो याद रखना मेरे भाई ये विद्युत चुंबकीय तरंग मेरे भाई उदासीन होता है। ये कैसा होता है कहेंगे यहां पर उदासीन होगा। उदासीन कहने का मतलब होता है ना तो इस पर कोई नेगेटिव चार्ज होगा ना तो इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, ये कंप्लीट रूप से मेरे भाई उदासीन होगा। और दूसरी बात, जो विद्युत चुंबकीय तरंग हमारे होते हैं वो सभी के सभी हमारे अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। सभी हमारे कैसी तरंग होगी, तो सभी अनुप्रस्थ तरंग होते हैं मेरे भाई। ये सभी कैसी तरंग होंगे मेरे भाई, तुम कहेंगे सभी के सभी अनुप्रस्थ तरंग होंगे। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जिस अनुप्रस्थ तरंग की हम बात करते हैं, अगर ये अनुप्रस्थ तरंग को यहां पर हम देख पाए मेरे भाई, तो ये अनुप्रस्थ तरंग एक्चुअली में हमारा तरंग हमारा इधर की दिशा में चलता है। और जो कण के कंपन होते हैं मेरे भाई वो कैसी दिशा में चलेगा, कहेंगे कण का कंपन हमारा ऐसा होता है। अब आप देख लीजिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो कण का कंपन हमारा कैसा होगा, कहेंगे कण के कंपन की अगर हम बात करेंगे मेरे भाई, तो ये हमारा तरंग पर परपेंडिकुलर होता है। इस तरंग पर हमारा ये 90 डिग्री पर होगा। ये बात आपको ध्यान रखना, यहां 90 डिग्री हमारा होगा। और ये कण है, ये हमारा कण का कंपन है, ये बात आपको एकदम नहीं भूलना मेरे भाई। तो हम कह सकते हैं कि तरंग और कण के कंपन में जो बीच में थीटा का मान होगा वो 90 डिग्री होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि विद्युत चुंबकीय तरंग को अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, दिखाई तो नहीं देगा लेकिन मैं आपको लिख करके दिखा सकता हूं मेरे भाई। जैसे कि हम गामा किरण की हम बात करते हैं, और इसी तरीके से मेरे भाई अगर हम एक्स किरण की बात करते हैं, और इसी तरह से मेरे भाई यहां पर अल्ट्रावायलेट रे की हम बात करते हैं, और इसी तरह से मेरे भाई यहां पर अगर हम विजिबल रे, जिसको दृश्य प्रकाश कहते हैं, जिसको आप देख पाते हैं, ये विजिबल रे मेरे भाई आप देखते होंगे कि VIBGYOR जो आपको विविगोर मिलता है मेरे अलग अलग कलर मिलते हैं। और इसके बाद अगर हम इंफ्रारेड की बात करते हैं मेरे भाई, ये हमारा इंफ्रारेड की बात करते हैं, इंफ्रारेड रे हमारा हो गया। फिर यहां पर आप माइक्रोवेव की बात कर लीजिए, और साथ में मेरे भाई यहां पर आप अगर रेडियो वेव की अगर आप बात कर लेते हैं, तो इन सभी वेव की अगर हम बात करते हैं, ये सभी वेव मेरे भाई क्या है, ये सभी के सभी हमारे विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। और अगर ये विद्युत चुंबकीय तरंग है मेरे भाई, तो एक और फेमस क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये विद्युत चुंबकीय तरंग हमारा कैसा होता है, कहेंगे अयांत्रिक तरंग होता है। अगर आपके एग्जाम में नहीं आए हैं तो आगे आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये कैसी तरंग, अयांत्रिक तरंग के रूप में हमारा होता है। तो ये हमारा नॉन मैकेनिकल वेव होता है, अयांत्रिक तरंग होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। तो आपको बताना है यहां पर जो प्रकाश की तरंग होती है हमारी कैसी होगी मेरे भाई, तो आप कहेंगे प्रकृति में विद्युत चुंबकीय तरंग हमारी होती है, और साथ ही साथ मेरे भाई हम कहेंगे प्रकाश की तरंग हमारा अवरक्त किरण भी हमारा होगा। तो यहां पर अगर इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो प्रकृति में कैसी होगी, तो कहेंगे प्रकृति में विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होगी। कॉस्मिक किरण हमारा इसमें नहीं है, इसमें देखिए कहीं भी कॉस्मिक वेव हमारा नहीं है, हमारा ये नहीं होगा। लेकिन अवरक्त किरण है मेरे भाई, यहां पर इंफ्रारेड रे को ही अवरक्त किरण कहते हैं, और यहां पर ये भी हमारा होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं मेरे भाई उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, और ऑप्शन डी आपका यहां पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि इसमें से दो चीज आपको दिखाई दे रहा था। और एक बात ध्यान रखना, जो कॉस्मिक वेव हमारा होता है ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज दोनों होता है। लेकिन यहां पर हम बात करते हैं अगर प्रकाश तरंग बोल दिया, इस पर कोई आवेश नहीं होगा,
ना प्लस ना माइनस, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बाद में कितने टर्म आप याद अगर रखते हैं तो मेरे भाई आप मान लीजिए कि क्वेश्चंस अगर आ जाएगा तो यहां से आप जरूर श्योर बना लीजिएगा। रिलेशंस तो मेरे भाई बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर आप लगातार पढ़ते रहिएगा तभी ये रिलेशंस आपको बुझाएगा। ऊर्जा से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, एनर्जी समानुपाती किसका, तो कहेंगे यहां पर आवृत्ति का होता है, और आवृत्ति विद्युत क्रमानुपाती किसका, तो कहेंगे वेवलेंथ का होता है। तो मेरे भाई क्वेश्चंस अगर आप यहां से देखना चाहते हैं तो आप यहां पर कह सकते हैं कि अगर मेरे भाई यहां पर भी आप यहां पर कह सकते हैं कि किसी का वेवलेंथ अगर ज्यादा होगा उसकी आवृत्ति कम होगी, आवृत्ति कम होगी तो उसका ऊर्जा कम होगा, अगर ऊर्जा कम होगा तो उसकी भेदन क्षमता कम होगी। तो मेरे भाई पेनिट्रेशन पावर जिसका ज्यादा होता है इसका मतलब समझ लीजिए उसमें ऊर्जा ज्यादा है। तो ये सब रिलेशंस पर भी क्वेश्चंस तोड़ तोड़ करके आता है, एक एक रिलेशंस अगर आपको आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे भाई अगर जो भी बच्चे होंगे वो सभी बच्चे मेरे भाई तैयार हो जाइए, हम आपके सामने तैयार हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं सभी लोग अच्छे से तैयारी करके अपना रिजल्ट को सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि मेरे भाई लगातार वैकेंसी आ रही है, इतनी वैकेंसी है, अभी बच्चा नहीं पढ़ेगा तो कब पढ़ेगा। अभी तो मरल को बच्चा जिंदा हो गया है मेरे भाई, और हमको लगता है कि अगर तुम अभी मेहनत अगर कर लिया जी जान से, हम लिख करके दे देते हैं नौकरी तुम्हारे हाथ में होगा। लेकिन इसमें से इतना लोग होगा वो इतना डिप्रेशन में चल जाता, लगता है पहाड़ टूट रहा है। हम तो कहते हैं कि एकदम खुश रहो, जिंदगी मिला है और एक नौकरी, एक सीट को खींचने की क्षमता रखो कि एक सीट हम लेकर के आएंगे। हमको लगता है कि एक एक बच्चा कर सकता है, और तुम सही जगह पर पहुंचे हो, सही मास्टर से तुमको भेंट हुआ है, एक एक चीज तुमको सिखा देगा, बशर्ते कि तुम्हारे अंदर मेरे भाई जिद होनी चाहिए सीखने की, और जिद होनी चाहिए एक सीट को खींचने की। हमको नहीं लगता कि कोई बच्चा मेरे भाई बचेगा, और एक एक बच्चा आसानी से मेरे भाई कर सकता है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, एक समान यहां पर शक्ति प्रदान करने की बात होती है। तो ये लाइन मेरे भाई यहां पर कह रहा है कि हम अगर पावर की अगर बात करते हैं तो पावर की वैल्यू कांस्टेंट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि मेरे भाई शक्ति की बात कही गई तो शक्ति को पावर कहते हैं, और एक समान है इसका मतलब वो कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे पावर कांस्टेंट कर दिए। आगे मेरे भाई कह रहा है कि एक मशीन की हम बात करते हैं, और उस मशीन के द्वारा एक पिंड को कह रहा है, एक वस्तु को कह रहा है, एक पिंड को कह रहा है मेरे भाई कि एक सरल रेखा पर चलाया जाता है, और कहता है कि टी समय की बात हो रही है, टी समय में इस पिंड के द्वारा चली गई दूरी समानुपाती किसका होगा। तो मेरे भाई कई बार आपके सामने ये क्वेश्चंस होंगे कि दूरी जो होता है ये समानुपाती हमारा यहां पर टाइम के पावर 3/2 होगा, और बहुत सारे बच्चे मेरे भाई आंसर रट भी लिए होंगे और आप आंसर यहां पर लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट, क्योंकि दूरी की जब बात करते हैं दूरी हमारा एस होता है, और ये दूरी समानुपाती होता है टाइम के 3/2 पावर में। ये कैसे आता है उसका अपना डेरिवेशन है मेरे भाई, लेकिन आप डायरेक्ट भी याद रखोगे तो आपके काम चल जाने हैं। पावर कांस्टेंट होगा तो दूरी समानुपाती टाइम के पावर 3/2 में होगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मेरे भाई नहीं हमको एक्सप्लेन करके बता दीजिए, तो वो भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना डिटेल में जाने की जरूरत। लेकिन हम तो क्लास में कितनी बार कराए हुए हैं सर, सिलेक्शन बैच और नियुक्ति बैच क्यों हटा दिए हैं सर, कुछ दिन पहले से ही क्लास लिए थे, ऐसा क्यों किए, नीरज कुमार जी कहना है। अब देखिए नीरज जी बताते हैं आपको, टीआरई 3 के लिए वो बैचेस थे, और हम क्यों हटाएंगे मेरे भाई, मेरे पास क्या अथॉरिटी कि हम बैच हटा देंगे। हम तो बस कलम सिखाते हैं, कलम अगर मन करेगा तो ज्यादा पढ़ाएंगे, मन करेगा तो कम पढ़ाएंगे, इसमें तुम कह सकता है। अब वो तो पूरी टीम के पूरा संस्था का अपना है। अब टीआरई 3 के लिए जो भी बैचेज आए थे उनका एक लिमिटेड टाइम था, एप्लीकेशन से वो सारे बैचेज अपने डिजाइन होते हैं, अपने आप इनएक्टिव हो जाता है मेरे भाई। अब देखिएगा मैक्सिमम बैचेज इनएक्टिव हो गए, अब जो भी बैचेज होंगे वो पूरा का पूरा टीआरई 4 के लिए होगा। अगर किसी को नियुक्ति 4.0 चाहिए तो आप तैयार रहिएगा, हम इस बार मेरे भाई 1000 2000 नहीं 4000 क्वेश्चन का संग्रह लेकर के आएंगे, और हमको नहीं लगता कि उससे बाहर अगर कोई कर लेगा तो उससे बाहर क्वेश्चन जाएगा। हम आपको तैयार करेंगे, और जिस लेवल में आप हैं उस लेवल से फिर हम उस अपर लेवल तक लेकर के जाएंगे, और एक एक चीज आपको सिखाएंगे। इस बार एक एक मिस्टेक नहीं होगा, एक एक गलती जो आपसे हुआ होगा, जो सिल्ली मिस्टेक हुआ होगा, हम उस गलती को मेरे भाई इस बार रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम यहीं रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास से मेरे भाई और भी क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा यहां पर 15 नंबर क्वेश्चन तक हुआ। हम लोग मिलते हैं मेरे भाई, फिर कल आप मेरे साथ जुड़िए 6:30 बजे, हम लगातार आपको ये क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। कंप्लीट एनसीईआरटी को लेकर के मेरे भाई यूट्यूब पर हम आपको क्लासेस देते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, चलिए।